Assalamu alaikum students, how are you beta? This is our next lecture and the topic of today's lecture is journal guidelines for research program and types of investigational drugs used in an institution. Journal guidelines for research program. The content include existence of a clinical research committee, patient consent supervised under competent personnel, availability of research facilities, self-regulatory nature of research, and study results not used for promotion of drug. यानी जनरल गाइडलाइंस जो रिसर्च प्रोग्राम, अब अगर बेटा किसी भी हॉस्पिटल में हम इंस्टीट्यूट में हम रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी मस्ट हैं। एक तो क्लिनिकल रिसर्च कमेटी होनी चाहिए, इसके अलावा पेशेंट कंसेंट फॉर्म प्रॉपर हो, मौजूद हो, जो रिसर्च हो रही हो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंडर सुपरवाइज़ की जा रही हो, रिसर्च फैसिलिटीज़ यानी रिसर्च लैब प्रॉपर मौजूद होनी चाहिए, रिसर्च जो उसका इन्वेस्टिगेटर है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, वो तमाम चीज़ों को मेंटेन करे एंड उसके जो रिज़ल्ट्स हों, एंड ऑफ द रिज़ल्ट जो है वो ड्रग की प्रमोशन के लिए यूज़ नहीं किए जाएंगी। आगे चलते हैं बेटा। नंबर 1 जो हमारे पास गाइडलाइन है उसमें है एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लिनिकल रिसर्च कमेटी। एनी इंस्टीट्यूशन प्लान टू कंडक्ट अ क्लिनिकल रिसर्च must have an approval in writing from institutional review committee. The committee also monitor approves studies to ensure they are carried out accordingly. यानी नंबर 1 जो गाइडलाइन है उसमें सबसे पहली चीज़ जो है बेटा कि जिस इंस्टीट्यूट में हॉस्पिटल में रिसर्च कंडक्ट की जाएगी, स्टार्ट की जाएगी, वहाँ पर जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू कमेटी या रिसर्च कमेटी जो है मौजूद होनी चाहिए। और जब आप रिसर्च स्टार्ट करने से पहले जो है आपके पास जो है वो अप्रूवल मौजूद होना चाहिए। रिटन में प्रॉपर फॉर्म मौजूद होते हैं बेटा, जो फॉर्म आप फिल करते हैं रिसर्च कमेटी के, और वो फॉर्म फिर आप फर्दर आप कमेटी को भेजते हैं, वो फिर पूरा रिव्यू करती है फॉर्म को, तमाम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती हैं तो वहाँ से फिर इन रिटन अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद आप अपनी जो है स्टडी स्टार्ट कर देते हैं या रिसर्च स्टार्ट करते हैं। कमेटी ऑल्सो मॉनिटर अप्रूव्स स्टडीज़ टू इंश्योर दे आर कैरीड आउट अकॉर्डिंगली। इसके अलावा ये कमेटी जो मौजूद होती है इंस्टीट्यूट में, रिसर्च कमेटी या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू कमेटी, ये ऑलरेडी जो अप्रूव स्टडीज़ होती हैं उनको भी मॉनिटर कर रही होती है टाइम टू टाइम कि तमाम रिसर्च जो हो रही है वो जो आपने फॉर्म फिल किया था, जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हो रही है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास गाइडलाइन में जो चीज़ आ रही है वो है पेशेंट कंसेंट। अ रिटन पेशेंट कंसेंट एंड वेयर नॉट पॉसिबल अ वर्बल और प्रॉक्सी ऑथराइजेशन फ्रॉम अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी ऑब्टेन्ड टू कंडक्ट द स्टडी। बेटा दिस लेक्चर इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ द 15 लेक्चर जो प्रीवियस हमने पढ़ा था, जिसमें हमने इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग्स की तमाम डिटेल पढ़ी थी। उसमें मैंने आप लोगों को पेशेंट कंसेंट फॉर्म सैम्पल दिखाया था कि जब भी हम कोई रिसर्च स्टार्ट कर रहे होते हैं, जो जिन पेशेंट पे काम करना होता है उनसे हम कंसेंट लेते हैं और वो फॉर्म फिल करवाते हैं, वो फॉर्म सबमिट होता है। तो विदाउट पेशेंट कंसेंट जो है हम रिसर्च स्टार्ट नहीं कर सकते अपनी। तो सेकंड जो हमारे पास गाइडलाइंस में है वो पेशेंट कंसेंट फॉर्म है। कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट कंसेंट फॉर्म रिटन में आप फिल करवाएं, और जहां पॉसिबल नहीं होता वहां पर वर्बल कंसेंट हम यूज़ करते हैं, या फिर प्रॉक्सी ऑथराइजेशन फॉर्म होता है जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है रिसर्च का, उसे लेकर उसे फिल करवाते हैं। यानी कि अगर पेशेंट वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा लीगली वो फॉर्म फिल करके और फिर हम अपनी स्टडी कंडक्ट करवाते हैं।
आगे चलते हैं बेटा हम। सुपरवाइज अंडर कॉम्पिटेंट पर्सनल, investigational drugs must be used only under the supervision of a competent principal investigator। यानी जो गाइडलाइंस है उसमें जो हमारे पास नेक्स्ट गाइडलाइन आ रही है वो है सुपरवाइज्ड अंडर कॉम्पिटेंट पर्सनल। यानी आप जो रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले तो आपने रिसर्च कमेटी या रिव्यू कमेटी से अप्रूवल आपने ले लिया। उसके बाद जो था वो कंसेंट फॉर्म था, कंसेंट फॉर्म रिटन में या वर्बल हो या प्रॉक्सी ऑथराइजेशन फॉर्म हम फिल करवाते हैं। इसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि रिसर्च जो है वो कॉम्पिटेंट आपके पास प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के अंडर सुपरवाइज होनी चाहिए। यानी जो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स पे अगर कोई रिसर्च काम कर रहे हैं तो जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उसी की सुपरविजन में काम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज़ इन एन इंस्टीट्यूशन वेयर द रिसर्च विल बी कंडक्टेड। स्पेशल इक्विपमेंट्स एंड रिसर्च फैसिलिटीज़ मस्ट बी अवेलेबल बिफोर द इनिशिएशन ऑफ रिसर्च ऑन ड्रग। जिस इंस्टीट्यूट में, जिस हॉस्पिटल में रिसर्च हमें कंडक्ट करनी है, स्टार्ट करनी है, वहाँ पर तमाम रिसर्च फैसिलिटीज़, जो इक्विपमेंट्स हैं जिनके थ्रू हमें काम करना है, अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी है, वो मौजूद होनी चाहिए और बिफोर द इनिशिएशन ऑफ रिसर्च ऑन ड्रग्स। यानी कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ मौजूद होनी चाहिए। रिसर्च स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च लैब मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद जो है हम अपनी रिसर्च स्टार्ट करेंगे ड्रग पर। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट गाइडलाइन जो हमारे पास आ रही है उसमें पॉइंट जो है रिसर्च गाइडलाइंस में, सेल्फ रेगुलेटरी नेचर ऑफ रिसर्च। द रिसर्च मस्ट बी सेल्फ रेगुलेटेड एंड टू बी टर्मिनेटेड ऑन एविडेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट हैजर्ड्स और ड्रग इनइफेक्टिवनेस। यानी जो रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, उसे तमाम चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए, नो एंड हाउ मौजूद होनी चाहिए, किस तरह रिसर्च स्टार्ट करनी है, कौन से मेथड यूज़ करने हैं, और वो तमाम चीज़ों को खुद मेंटेन करे, खुद मॉनिटर करे। और जहाँ पर जो है ड्यूरिंग रिसर्च अगर सिग्निफिकेंट हैजर्ड्स आ रहे हैं उस ड्रग के, या आपके पास वो ड्रग इनइफेक्टिव है, यानी उसके थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट कम आ रहे हैं और टॉक्सिक इफ़ेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस सूरत में फौरी तौर पर वो जो है रिसर्च को स्टॉप कर देगा। तो नेक्स्ट जो है यानी कि जो रिसर्च है वो सेल्फ रेगुलेटेड होना चाहिए एंड टर्मिनेटेड ऑन एविडेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट हैजर्ड्स और ड्रग इनइफेक्टिवनेस। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। स्टडी रिजल्ट्स नॉट टू बी यूज फॉर प्रमोशन। The result of the study on new drug will not used as its promotion until the completion of research and confirmation of its safety and effectiveness। यानी जो आप रिसर्च वहाँ पे जो जिस हॉस्पिटल में हमने ड्रग पे रिसर्च स्टार्ट की है, तो आफ्टर जैसे ही वो रिसर्च कंप्लीट अगर हो रही है तो उसके रिजल्ट्स को हम ड्रग की प्रमोशन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते कि आप जो है उसकी प्रमोशन करें, उसकी पब्लिसिटी करें कि ये ड्रग इफ़ेक्टिव है। ये जब तक वो तमाम कंप्लीट ना हो जाए, रिज़ल्ट उसके ना आ जाए, जब तक उसकी सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस कंफर्म नहीं हो जाती है, जब तक उसके रिज़ल्ट्स को हम प्रमोशन के लिए, ड्रग की पब्लिसिटी के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स यूज्ड इन एन इंस्टीट्यूशन। यानी जो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स जो किसी भी इंस्टीट्यूट में जिस पे रिसर्च कर रहे हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन ऑर्डर टू अटेन अ कंट्रोल ऑन द इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग इन एन इंस्टीट्यूशन। यानी हमने क्यों क्लासीफाई किया है, हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन ड्रग की है जो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग यूज़ हो रही हैं रिसर्च की, उस पर जो है कंट्रोल इजी हो जाए। इट इज़ नेसेसरी फॉर द फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी टू इस्टेब्लिश अ ड्रग क्लासिफिकेशन सिस्टम। और जो इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में जो फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी मौजूद होती है, उसको चाहिए कि एक जो भी ड्रग वहाँ पर
रिसर्च के लिए जिस पे रिसर्च करेंगे उसको प्रॉपर क्लासिफाई करें, उनके पास प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम मौजूद होना चाहिए ड्रग के लिए। 2 types of classification are currently in use of their effective control। 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन मौजूद होती है उन ड्रग के इफेक्टिव कंट्रोल के लिए। अंडर वन सिस्टम ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 classes while another into 3 ड्रग्स क्लास कैटेगरीज। यानी हमारे पास क्लासिफिकेशन के 2 सिस्टम बेटा यहाँ बताए हैं। एक में जो है वो ड्रग को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, while in other 3 ड्रग कैटेगरीज। दूसरी क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसमें ड्रग को 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। सिंपल क्लासिफिकेशन, this type of classification system can be adopted by any hospital research program। They are usually 4 types of इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स। यानी जो सिंपल हमारे पास क्लासिफिकेशन मौजूद है जो किसी भी हॉस्पिटल में रिसर्च प्रोग्राम के लिए अडॉप्ट की जा सकती है, इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। Class A drugs are those which are approved by FDA only for investigational use and issued by the manufacturer to the principal investigator, and the same principal investigator prescribe the drug and he will personally supervise and monitor the outcome of the drug। यानी क्लास ए ड्रग में बेटा कह रहे हैं कि वो ड्रग है जो कि FDA से अप्रूव हो गई है ओनली फॉर इन्वेस्टिगेशनल यूज़ के लिए एंड इशू बाय द मैन्युफैक्चरर, और वो मैन्युफैक्चरर जो है जो वो बना रहा है वो इशू करेगा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को, और वही जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है जो उस ड्रग पर रिसर्च काम कर रहा है वो उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है एंड ही विल पर्सनली सुपरवाइज, और उसे प्रॉपरली जो है उस ड्रग के रिसर्च को सुपरवाइज करेगा और उसके आउटकम्स ऑफ रिजल्ट जो हैं उनको भी प्रॉपर रेगुलरली मॉनिटर करता रहेगा। तो ये ड्रग जो होती हैं वो क्लास ए ड्रग होती हैं। क्लास बी ड्रग्स आर मोर रिलैक्स्ड इन सेफ्टी प्रोफाइल एज compared to class A drugs। Safety profile has been developed। Physician is the principal investigator। Drugs has been issued to the licensed hospital। Drugs is prescribed by principal investigator or co-principal investigator। क्लास बी ड्रग्स जो होती हैं बेटा वो मोर रिलैक्स का मतलब ये होता है कि इसका सेफ्टी प्रोफाइल जो होता है वो डेवलप हो चुका होता है। इसके अलावा प्रिंसिपल यहाँ पे भी जो होता है बेटा जो फिजिशियन है जो उस ड्रग पे काम कर रहा है वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होगा, और ड्रग हैज़ बीन इशूड टू लाइसेंस्ड हॉस्पिटल। जो लाइसेंस हॉस्पिटल होंगे उनको इशू की जा सकेगी। ड्रग इज़ प्रिस्क्राइब बाय प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, और ये ड्रग जो होती है क्लास बी ड्रग जो होती है वो प्रिस्क्राइब की जा सकती है बाय प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, और जो भी उसका को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है वो दोनों इस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क्लास बी ड्रग वो होती है जिसका सेफ्टी प्रोफाइल जो होता है डिटरमिन किया जा चुका होता है। यहाँ पर आगे चलते हैं। क्लास सी प्रिस्क्रिप्शन लिमिट हैज़ बीन मोर ब्रॉडन, नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इंक्रीज, नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज। क्लास सी में वो ड्रग आती हैं जहाँ पर जो है प्रिस्क्रिप्शन लिमिट जो होती है मोर ब्रॉडन का मतलब है कि इसके प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा लिखे जा सकते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट इसके ज़्यादा होते हैं। क्लास डी ड्रग शुड बी इंक्लूडेड इन द फॉर्मूलरी बट एज एन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। क्लास डी जो ड्रग होती है बेटा उसे फॉर्मूलरी में ऐड कर सकते हैं लेकिन एज एन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग यूज़ के तौर पर। ऑल द प्रिस्क्राइबर इन दी हॉस्पिटल आर अलाउड टू प्रिस्क्राइब दी ड्रग्स। जितने भी प्रिस्क्राइबर होते हैं हॉस्पिटल में वो सब इस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। रिपोर्ट्स हैव बीन जनरेटेड एंड सेंड टू FDA, क्योंकि ज़ाहिर है इस पर कंप्लीट हो चुकी रिसर्च तो ये इसकी रिपोर्ट्स जो होती है वो FDA को
सेंड कर देते हैं। FDA एनालाइज द ड्रग एंड देन गिव द परमिशन टू मार्केट द ड्रग। FDA जो होता है उस ड्रग की जो भी रिपोर्ट होती है, कंप्लीट रिपोर्ट, उसको एनालाइज करता है, मॉनिटर करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो परमिशन देता है कि ये ड्रग अब मार्केट की जा सकती है। तो बेटा जो सिंपल क्लासिफिकेशन हमारे पास ड्रग की थी, जो रिसर्च ड्रग थी, जो हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशनल यूज़ के लिए होती हैं, इसमें हमारे पास जो हैं वो क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी एंड क्लास डी। Other classification system of drug and other simple classification can also be adopted to any hospital pharmacy that classifies drugs into 3 categories. जो सेकेंड क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेटा ड्रग की, ये भी जो है रिसर्च ड्रग के लिए हम इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसी भी हॉस्पिटल में अडॉप्ट कर सकते हैं और इसमें जो है वो ड्रग को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में: जर्नल क्लासिफिकेशन, कंडीशनल एंड इन्वेस्टिगेशनल। जर्नल क्लासिफिकेशन: an approved drug has been recommended as good for patient care and with well established usage, and it is accepted for inclusion in formulary then prescribed by physician of the institution. This drug is equivalent to the drug in class D. ये ड्रग जो होती है बेटा कह रहे हैं एन अप्रूव ड्रग होती है और रिकमेंडेड एज गुड फॉर पेशेंट केयर, रिकमेंड कर दी जाती है कि ये पेशेंट केयर के लिए बेनिफिशियल है और इसे जो है फॉर्मूलरी में इंक्लूड कर दिया जाता है और जितने भी वहाँ पर फिजिशियंस होते हैं हॉस्पिटल में वो तमाम इस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जनरल क्लासिफिकेशन में जो ड्रग आ रही है। और ये ड्रग जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है या इक्वल टू वो ड्रग जो क्लास डी में आ रही है। क्लास डी में भी बेटा हमने यही बताया था कि तमाम रिपोर्ट्स आने के बाद FDA को भेज देते हैं और FDA फिर अप्रूवल दे देती है कि ये क्लास को है वो आप मार्केट कर सकते हैं। तो जर्नल क्लासिफिकेशन में जो ड्रग आ रही है ये भी इक्वल टू क्लास डी ड्रग होती है। कंडीशनल: अ ड्रग अप्रूव्ड फॉर अ कंडीशनल पीरियड ऑफ ट्रायल, यानी ये ड्रग कुछ टाइम पीरियड के लिए जो होती है अप्रूव होती है ट्रायल के लिए। दिस ड्रग हैज़ बीन अप्रूव बाय ड्रग अथॉरिटी फॉर जर्नल यूज़ बट द कमेटी विशेज़ टू इवेल्युएट द ड्रग फॉर गिवन पीरियड बिफोर फाइनल कंसिडरेशन। यानी ये ड्रग जो होती है वो ड्रग अथॉरिटी, जो कंट्री की ड्रग अथॉरिटी होती है वो उसको अप्रूव कर देती है जर्नल यूज़ के लिए, तो इसको जो है वो जर्नल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कमेटी ये चाहती है कि पहले जो एक गिवन टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड में इसको इवेलुएट किया जाए, इसके इफ़ेक्टिवनेस, इसके साइड इफेक्ट, तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाए बिफोर फाइनल कोई भी कंसिडरेशन से पहले या फाइनल कंक्लूजन से पहले, उसके बाद फिर इसको अप्रूवल दिया जाए। दिस ड्रग इज़ इक्वल टू द क्लास सी, यानी ये ड्रग जो कंडीशनल क्लासिफिकेशन में जो ड्रग आ रही है वो इक्वल होती है, जो हमने सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें जो ड्रग क्लास सी में आ रही है उसके इक्वल होती है। यानी ड्रग अथॉरिटी तो अप्रूवल दे देती है इसके जर्नल यूज़ का, लेकिन जो कमेटी होती है वो ये कहती है कि जो हमने टाइम पीरियड दिया गया है, जो एक कंडीशन, अब वो टाइम पीरियड चाहे उन्होंने 1 ईयर का दिया 6 मंथ, उसमें उसको उस पूरे टाइम पीरियड में उसको मॉनिटर करें, उसके तमाम जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस को, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसकी टॉक्सिसिटी, उन सबको मॉनिटर करें, उसके बाद कोई फाइनल कंक्लूजन दें ड्रग को मार्केट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशनल हमारे पास जो थर्ड इसमें आ रही है वो है इन्वेस्टिगेशनल। A drug is not approved by drug authority for use. These drugs are equivalent to the drugs in class A and or B. यानी इन्वेस्टिगेशनल में जो ड्रग आती है बेटा ये ड्रग अथॉरिटी से अप्रूव नहीं होती है जर्नल यूज़ के लिए, और ये ड्रग जो होती है इक्विवेलेंट होती है, जो हमने सिंपल क्लासिफिकेशन जो पढ़ी है पीछे
उसमें क्लास ए और या तो क्लास ए और बी दोनों की इक्वल होती है, या क्लास ए या क्लास बी की इक्वल होती है, यानी क्लास बी के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस डिटरमिन की जा चुकी होती है, और क्लास ए के अकॉर्डिंग जो होती है वो अंडर प्रोसेस होती है, अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स होती है। यानी बेटा यहाँ पर जो है वो हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें जर्नल गाइडलाइंस हमने पढ़ी। जर्नल गाइडलाइंस में जो है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लिनिकल रिसर्च कमेटी होना चाहिए, पेशेंट कंसेंट लेना चाहिए, सुपरवाइज्ड अंडर कॉम्पिटेंट पर्सनल, जो रिसर्च रन की जा रही है इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में, उसका जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है वो क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज़, यानी तमाम रिसर्च फैसिलिटीज़ मौजूद होना चाहिए बिफोर द इनिशिएशन ऑफ रिसर्च ऑन ड्रग। उसके बाद है सेल्फ रेगुलेटरी नेचर ऑफ रिसर्च, जो रिसर्च स्टार्ट की जा रही है, स्टार्ट करनी है, वो सेल्फ रेगुलेटरी हो, यानी जो उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है वो इट सेल्फ उसको रेगुलेट करे, कहाँ पे इस स्टॉप करना है रिसर्च को, ये तमाम अवेयरनेस उसके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास गाइडलाइंस में चीज़ें आ रही हैं वो हैं स्टडी रिजल्ट्स नॉट टू बी यूज फॉर प्रमोशन, और ड्यूरिंग जो रिज़ल्ट्स अगर आ रहे हैं तो उन रिज़ल्ट्स को ड्रग की प्रमोशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस द कंप्लीशन ऑफ रिसर्च एंड कंफर्मेशन ऑफ इज सेफ्टी एंड इफ़ेक्टिवनेस। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स यूज्ड इन एन इंस्टीट्यूशन में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी बेटा। इसमें 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। सिंपल क्लासिफिकेशन है, इसमें हमने बताया कि इसमें ड्रग को जो हमने क्लासिफाई किया है वो क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी एंड क्लास डी। क्लास ए बी सी एंड डी। उसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें अदर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ड्रग जो हॉस्पिटल में अडॉप्ट करते हैं उसमें हमारे पास जर्नल है, कंडीशनल है एंड इन्वेस्टिगेशनल है। ये 3 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। उसके बाद जो है डिफरेंशियल लेबलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ड्रग्स, जो वो ड्रग्स जो इन्वेस्टिगेशनल यूज़ में बेटा हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट में यूज़ किए जा रही उनकी एक उन्होंने कहा है कि लेबलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है देन नॉर्मल ड्रग्स जो ऑलरेडी यूज़ हो रही हैं। द ड्रग्स यूज्ड इन दिस इन्वेस्टिगेशनल द लेबल्स कैन बी प्रिंटेड इन रेड इंक ऑन वाइट पेपर स्टॉक। The required label information include patient's name, data, prescription number, doctor's name, direction for use and a space for the research drug number is provided। यानी वो ड्रग जो कि इन्वेस्टिगेशनल यूज़ के लिए हैं उनको जो है उनका जो लेबल होगा वो रेड इंक से प्रिंट होगा और वाइट पेपर पर होगा जो स्टॉक पर है। अंदर जो लेबल होगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी बेटा, उसमें पेशेंट का नाम मौजूद होना चाहिए, डेटा, उसके प्रिस्क्रिप्शन नंबर, इसके अलावा जो प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर्स नेम, डायरेक्शन किस तरह यूज़ करनी है ये ड्रग एंड अ स्पेस फॉर, क्योंकि वो रिसर्च ड्रग है इसलिए वहाँ पर रिसर्च ड्रग नंबर, किस नंबर पर ये ड्रग रिसर्च पर आ रही है वो नंबर भी मौजूद होना चाहिए। तो ये डिफरेंशियल लेबलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग यूज़ थी। द ड्रग रिसर्च रूल्स, द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ मेड रिसर्च ड्रग रूल्स कॉल्ड रिसर्च रूल 1978। यानी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ड्रग रूल्स 1978 के इस्टेब्लिश किए थे उसको हम फॉलो करते हैं, इसे हम कहते हैं ड्रग रूल और रिसर्च ड्रग रूल 1978। According to these rules, a fund has been allocated for conducting research, evaluation of a drug either by itself or through research institute। इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो फंड होता है वो हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, जो फंड जो है वो एलोकेट किया जाता है रिसर्च स्टार्ट करने के लिए। इवेलुएशन ऑफ अ ड्रग आइदर जो है वो बाय इटसेल्फ, यानी गवर्नमेंट ख़ुद या तो इवेलुएट करती है फ़ंड देने के लिए, या जो उनकी रिसर्च कमेटी होती है जो रिसर्च
इंस्टीट्यूट में उनके पास वो इवैल्यूएट करती है फ़ंड के लिए। बेटा यहाँ पर जो है हमारा जो है आज का टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो गया है। अच्छा बेटा, ये जो हम पढ़ रहे हैं जर्नल गाइडलाइंस फॉर रिसर्च प्रोग्राम, दिस लेक्चर इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ दी, जो हमारा 15 लेक्चर था उसकी कंटिन्यूएशन में है। उसमें हमने जो है इन्वेस्टिगेशनल ड्रग यूज़, उसमें हमने वहाँ पर डिटेल पढ़ ली थी, क्या होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, स्पेस किसकी ज़रूरत, तमाम चीज़ों को हमने 15 लेक्चर में हमने बेटा जो है वो पढ़ लिया था। ये जो 16 लेक्चर है ये भी उसी की कंटिन्यूएशन में है कि क्या जर्नल गाइडलाइंस कौन सी होंगी जब हम रिसर्च हॉस्पिटल में किसी इंस्टीट्यूट में जो है वो इंस्टीट्यूट रिसर्च को स्टार्ट करता है। इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, किसी ड्रग पे इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई नया केमिकल एंटिटी है, चाहे उस पर रिसर्च स्टार्ट करनी है या ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग है, उसकी डोजेज फॉर्म है, उसकी डोज को आपने चेंज किया है, उसके हमने या तो एक्टिव में हमने रेशो में चेंज कर दिया, अगर कोई कॉम्बिनेशन में ड्रग है अगर हमने उसके रेशो को चेंज किया है, या एक्सीपिएंट्स हमने उसमें नए ऐड किए हैं, या एक्सीपिएंट का रेशो हमने डिफरेंट किया है, या दूसरा एक्सीपिएंट यूज़ किया है। इन तमाम चीज़ों पे जब हम कोई ड्रग हम बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो किन गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है बेटा, इसको हमने यहाँ पे स्टडी किया है। इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लिनिकल रिसर्च कमेटी के पेशेंट कंसेंट फॉर्म है बेटा। पेशेंट कंसेंट फॉर्म जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर पेशेंट कंसेंट फॉर्म दिखाया था कि किस तरह का होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं। जो पेशेंट कंसेंट फॉर्म हम ले रहे होते हैं उसमें कंसेंट जो होता है कोशिश की जाती है कि रिटन कंसेंट लें, और अगर पॉसिबल नहीं होता तो हम वर्बल कंसेंट लेते हैं। अगर पेशेंट रिटन कंसेंट नहीं दे सकता तो उसकी जगह प्रॉक्सी ऑथराइजेशन फॉर्म होता है, वो हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी पेशेंट के बजाय होगा उससे हम वो फिल करवाते हैं। यानी कि क्लिनिकल रिसर्च कमेटी के अप्रूवल्स जब हम फॉर्म भेजेंगे हम रिसर्च के लिए कि हमें ये रिसर्च स्टार्ट करनी है और अप्रूवल चाहिए, तो उसके साथ साथ हम पेशेंट कंसेंट फॉर्म भी भेजते हैं। इसके अलावा जो लोग सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं वो क्वालिफाइड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उनको रिसर्च की अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके बाद जो भी आप रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, वो रिसर्च स्टार्ट करने से पहले तमाम रिसर्च फैसिलिटीज़ मौजूद होनी चाहिए, प्रॉपर रिसर्च लैब मौजूद होनी चाहिए, जिन इक्विपमेंट जिन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है हॉस्पिटल में वो मौजूद होनी चाहिए बिफोर द इनिशिएशन ऑफ रिसर्च। इसके बाद जो है रिसर्च सेल्फ रेगुलेटरी नेचर की होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे रिसर्च को हमें स्टॉप कर देना है। इसके अलावा स्टडी रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उस रिसर्च को उसको हम ड्रग की प्रमोशन के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे अनटिल अनलेस द कंप्लीशन ऑफ रिसर्च एंड कन्फर्मेशन ऑफ सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। इसके बाद बेटा हमने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स यूज़, यानी जब हम रिसर्च पे हम जा रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो जितनी भी ड्रग्स हॉस्पिटल में यूज़ हो रही है या इंस्टीट्यूट में यूज़ हो रही है उसको क्लासीफाई कर देते हैं ताकि आप इजीली कंट्रोल कर सकें उन ड्रग्स पर जिन ड्रग्स को आप रिसर्च के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इसमें इन्होंने कहा है क्लासीफाई हमने किया है, दो सिस्टम में हमें यहाँ बताया मैंने आपको। एक आपके पास सिंपल क्लासिफिकेशन मैंने बताई कि सिंपल क्लासिफिकेशन बेटा क्या होती है इसमें जो है वो ये दो क्लासिफिकेशन है जो कोई भी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट अडॉप्ट कर सकता है फॉर क्लासीफाइंग इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स को। इसमें पहली क्लासिफिकेशन जो इसमें हमने बताया क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। ये डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स होती हैं जो उनकी रिसर्च जहाँ तक कंडक्ट की जाती है उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई कर दिया गया है और उनकी प्रिस्क्राइबिंग के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया गया है। अदर क्लासिफिकेशन में जो मैं बताया बेटा मैंने आपको, इसमें एक जर्नल क्लासिफिकेशन है, कंडीशनल है एंड इन्वेस्टिगेशनल है। जनरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में मैंने बताया बेटा जो ड्रग होती हैं वो प्रिस्क्राइब हो रही होती हैं और एक्सेप्टेड होती हैं फॉर इंक्लूजन इन फार्मूलरी। देन जो है वो जितने भी हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट में फिजिशियंस जो होते हैं वो उस ड्रग को
प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये जो है मैंने अभी बताया आपको कि ये क्लास डी ड्रग, जो सिंपल क्लासिफिकेशन, जो पहली क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी ड्रग की, उनमें जो क्लास डी में ड्रग आ रही थी वो इक्वल होती हैं जो जनरल क्लासिफिकेशन में ड्रग आ रही होती हैं। इसके अलावा कंडीशनल में अगर हम देखें तो कंडीशनल में जो इन्होंने कहा है कि ड्रग, जो कंट्री ड्रग अथॉरिटी होती है उसने तो उसको अप्रूव कर दिया होता है ये जर्नल यूज़ के लिए, लेकिन जो रिसर्च कमेटी होती है जो उसे इवैल्यूएट कर रही होती है, मॉनिटर कर रही होती है टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ होता है, एक उन्होंने कंडीशनल टाइम पीरियड, तो उस टाइम पीरियड के से पहले वो कहते हैं कि आप इसको जो है वो जर्नल यूज़ के लिए अप्रूव नहीं करें, बल्कि उस टाइम पीरियड में इसको इवैल्यूएट करें, इसकी इफ़ेक्टिवनेस को, इसके साइड इफ़ेक्ट्स को, उसके बाद फिर इसे जर्नल यूज़ के लिए इसे अप्रूव करें। और ये ड्रग जो होती है, जो हमारे पास क्लास सी में जो ड्रग आ रही है उसके अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स हैं। इन्वेस्टिगेशनल ड्रग में इन्होंने कहा कि इज़ नॉट अप्रूव बाय ड्रग अथॉरिटी, जो कंट्री ड्रग अथॉरिटी होती है उसने उसको फॉर यूज़ के लिए, जर्नल यूज़ के लिए उसे अप्रूव नहीं किया हुआ होता है, क्योंकि ये अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स मौजूद होती है। और ये जो आ रही होती है बेटा, या तो ये क्लास ए और बी दोनों में आएगी जो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है, जो दूसरी क्लासिफिकेशन में आ रही है, या ए में आएगी या फिर बी में आएगी। उसके डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस स्टेप पर उसकी रिसर्च मौजूद है। उसके बाद डिफरेंशियल लेबल, मैंने बताया कि इनका लेबल जो होता है, जो नॉर्मल ड्रग्स मौजूद जो प्रिस्क्राइब हो रही हैं उनसे डिफरेंट होता है। एक तो सबसे मेन चीज़ जो होता है, इसमें जो होता है ड्रग रिसर्च नंबर मौजूद होता है, उसमें ड्रग रिसर्च नंबर लिखना ज़रूरी होता है कि जो जिस ड्रग पे रिसर्च हो रही है किस नंबर की ड्रग है उस हॉस्पिटल में। इसके अलावा पेशेंट की तमाम इन्फॉर्मेशन उस पर मौजूद होनी चाहिए, जो फिजिशियन उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है उसका नाम, किस तरह इस ड्रग को यूज़ करना है, प्रिस्क्रिप्शन नंबर कौन सा है, किस नंबर पर ये ड्रग उस प्रिस्क्रिप्शन में जो है प्रिस्क्राइब की जा रही है। इसके बाद जो ड्रग रिसर्च रूल्स हैं, जो 1978 द फेडरल गवर्नमेंट ने जो है जो रिसर्च रूल बनाए 1978, उसके अकॉर्डिंग जो है वो तमाम फ़ंड एलोकेट किए जाते हैं। या तो गवर्नमेंट जो होती है ख़ुद इवैल्यूएट करती है उस रिसर्च को, या जो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कमेटी होती है बेटा वो इवैल्यूएट कर रही होती है, उसके बाद उनको फ़ंड रिलीज़ किए जाते हैं। थैंक यू बेटा। यहाँ पर मेरा आज का लेक्चर वाइंड अप हो गया है और इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ड्रग जो हो रही है वो यहाँ पर हमारी बेटा कंप्लीट हो गई। वो टॉपिक जो था, इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो जब हम इंटरेक्टिव सेशन लेंगे तो आप उसमें बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर जो LMS पे कोई चीज़ पूछनी हो तो LMS पे आप बेटा पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे अगर आपको कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप के ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।